नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हाईलाइन वीव्स की फाउंडर मनीषा बूधिया जी को। तो मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सोनम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मनीषा जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाईलाइन वीव्स का क्या कंसेप्ट है और ये किस प्रकार से लोगों को सर्व कर रहा है। सोनम, मेरा मानना है माइंडफुल क्रिएशन लीड्स टू माइंडफुल कंजम्पशन। मैंने अपने पैशन को इस हाईलाइन वीव्स के ज़रिए एक पर्पस देने की कोशिश की है। पैशन फॉर हैंड वोवन फैब्रिक्स जो हमेशा से मुझे बहुत प्रिय रहा है और इसको एक सही दिशा देकर एक मेन स्ट्रीम मार्केट में ले जाने की कोशिश है। हाईलाइन वीव्स एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो डिज़ाइन से लेकर के डिलीवरी तक सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और इसमें हम मेंस और लेडीज़ सारे लोगों के गारमेंट्स बनाते हैं। सारे फैब्रिक्स हम अपने आप चूज़ करते हैं और उन फैब्रिक से ये गारमेंट्स बनते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड गारमेंट कंपनी, ये किस प्रकार से होता है आपके स्टार्टअप व्यवसाय में? वर्टिकली इंटीग्रेटेड गारमेंट कंपनी का मतलब ये होता है कि फैब्रिक से लेकर उनकी डिज़ाइनिंग, उनका डेवलपमेंट, उनका प्रोडक्शन, उनका पैकेजिंग, उनकी डिलीवरी, सारा कुछ एक रूफ के अंडर में होता है जहां हम सब कुछ अपने यहाँ ही करते हैं। ये जो भी ख्याल आया आपको, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये ख्याल आपको कब और कैसे आया कि ऐसा कुछ करना है? 2019 में हमने क्लॉथ बनाने से अपने काम को शुरू किया था और उसी दौरान हमें एक ये अपॉर्चुनिटी मिला जहां हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट आई कि आप मेरे लिए गारमेंट्स भी बना दोगे क्या। तब ये आइडिया मुझे क्लिक किया और उस समय से शायद ये मेरे दिमाग में चल ही रहा था। फिर हमने, जब मुझे मिले मेरी एक टीम, हम ढूंढ रहे थे कि ऐसे कोई लोग मिल जाएं जो मेरे इस आइडिया को, कॉन्सेप्ट को रियलिटी में ला पाएँ। तो लूम से लेकर के रूम तक का ये सफ़र हमने एक कॉन्सेप्ट के तरीके से शुरू किया था। ये जो ख्याल आपको आया, इस ख्याल को आने के बाद इसको धरातल पर लेकर आने के लिए आपने किस तरीके से प्रोसीड किया और किस प्रकार से आप इसको कर रही हैं फिलहाल? सोनम, इसमें यह है कि सबसे पहले इसमें दो सेक्टर्स हैं। एक तो फैब्रिक बनवाने का सेक्टर है और दूसरा सेक्टर है उसको कन्वर्ट करना इनटू गारमेंट्स। तो फैब्रिक बनवाने के लिए हमारे पास बिहार और झारखंड में क्लस्टर्स में, रूरल कम्युनिटीज़ में वीवर्स होते हैं जो हैंडलूम पर ये फैब्रिक्स को अपने ट्रेडिशनल पिट्स में बनाते हैं। उन फैब्रिक्स को लेकर के हमको इसको अब कन्वर्ट करना था इनटू गारमेंट्स। तो उसके लिए मैंने अपने यहाँ कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में एक यूनिट सेटअप करी, मशीन्स लगाए, स्किल्ड कारीगरों की एक टीम बुलाई और उसके बाद सैम्पल्स डेवलप करवा करके इसको लॉन्च किया। इस स्टार्टअप का आपका उद्देश्य है कॉटेज इंडस्ट्रीज को एम्पावर करना। तो ये ख्याल आपके अंदर कब और कैसे आया कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को एम्पावर करने के लिए आप कुछ ऐसा करना चाह रही हैं? हाईलाइन वीव्स कॉमर्स के साथ साथ कल्चर को भी पुश करना चाहती है। तो ट्रेडिशनल पिट लूम्स पे जो हैंडलूम वीविंग होती है, ये झारखंड और बिहार की संस्कृति का एक रूप इसको कहा जा सकता है। तो इस संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए हम चाहते थे कि जो पिरामिड के बेस पे जो लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं, उनको एक लॉन्च पैड दिया जाए। कोविड का जब समय आया था तब इन लोगों ने काफ़ी सफ़र किया था। तब हमने एक रिसर्च की थी उस वक्त, तब पता चला था कि ये फैब्रिक्स तो बनाते हैं लेकिन वो फैब्रिक्स जिस मार्केट तक पहुंचना चाहिए वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। और ये इंडस्ट्री इतनी लेबर इंटेंसिव है और इतना इसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट आता है कि लोग इसको, जो वीवर्स हैं जो इसको बना रहे हैं, वो इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण हमें लगा कि अगर हम इसको सस्टेन नहीं करेंगे या हमारे जैसे कुछ और लोग मिलकर के अगर इस इंडस्ट्री को सस्टेन नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, धीरे धीरे डाई आउट कर जाएगी और उसके साथ टसर जो बनता है, जो हैंडलूम पर ही बन पाता है, वो टसर फैब्रिक धीरे धीरे वैनिश कर जाएगा। 2019 में आपने क्लॉथ बैग्स से शुरुआत करी थी, तो वहाँ से फिर टसर सिल्क के इंडस्ट्री में आना, टसर सिल्क के क्रिएटिव्स को एक्सप्लोर करना, ये ट्रांजिशन में आपका सफ़र किस प्रकार से रहा? 2019 में हमने क्लॉथ बैग्स के साथ शुरुआत करी थी और जिन सप्लायर्स को हम ये क्लॉथ बैग्स दे रहे थे उनमें से एक बहुत बड़ा एक कोई हमारा क्लाइंट था जो रेगुलर गारमेंट्स भी लेते थे। तो जब उन्होंने हमारा क्लॉथ बैग का वीविंग देखा और एक बार उन्होंने हमसे विज़िट भी किया तो उनके पास में एक छोटा सा एक ऑर्डर था। मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि आप मुझे ये ऑर्डर दे के देखिए, हम ये बनाएंगे।
तो एक जुनून था, कहते हैं ना, जब जुनून सर पे सवार होता है और जब दिल से कुछ आप चाहो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। तो हमने कोशिश की, एक टीम की शुरुआत की। तो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड टीम ऑफ वर्कर्स हमें मिले जो झारखंड के बाहर जयपुर और बॉम्बे में बहुत टॉप ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे थे, बट चूंकि वो झारखंड में रहते थे, वो हमारे कांटेक्ट में आए और उन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया कि मैम हम आपके साथ अटैच होकर के आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो जब हमें वो स्किल्ड टीम मिली तो फिर मैं वापस उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि सर आप एक अप्रूवल पिक के तौर पर मुझे आप ये लॉन्च पैड दीजिए। तब मैंने वो ऑर्डर वहाँ से लिया और उनको जब वो बना करके दिया तो उन्हें इतना पसंद आया कि तब से तो फिर अब मैं यही बना रही हूँ। इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले क्या आपने कोई रिसर्च या सर्वे भी कंडक्ट करा था मैम? रिसर्च और सर्वे हमारा कंडक्ट हुआ था। रिसर्च में हमने ये पाया कि जो फैब्रिक्स बनते हैं हैंडलूम पर, हम लोग ज़्यादातर सिल्क, कॉटन और लिनन में डील करते हैं, जो कि नेचुरल फैब्रिक्स हैं। हम सिर्फ नेचुरल फैब्रिक्स ही डील करना चाहते हैं। तो रिसर्च के दौरान हमने ये पाया कि चूंकि ये फैब्रिक्स महंगे हैं तो ये उस एंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां इनको आज होना चाहिए। तो अगर एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर इन फैब्रिक्स को फैशनेबल येट सस्टेनेबल एंड फंक्शनल गारमेंट्स में अगर हम इनको कन्वर्ट करके मेन स्ट्रीम मार्केट में अगर इसको हम लॉन्च करें तो इसका एक अलग क्लाइंटेल है जो हमें मिल सकता है। तो इस रिसर्च और सर्वे का आपको क्या आउटकम नजर आया और उस आउटकम को आपने अपनी स्टार्टअप व्यवसाय में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया? उसमें एक बड़ा गैप नज़र आया कि फैब्रिक से ये जो फैब्रिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो गारमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो उस लेवल के नहीं हैं। फैब्रिक्स अगर बहुत अच्छे हैं तो उनके गारमेंट नहीं बन पा रहे हैं, अगर जो गारमेंट बन पा रहे हैं, जो बाज़ार में बिक रहे हैं, उनकी फैब्रिक्स बहुत अच्छी नहीं है, जिससे लोगों का रुझान टसर सिल्क और हैंड वोवन फैब्रिक्स की तरफ से हटता जा रहा है, वो इससे दूर होते जा रहे हैं। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमें लगा कि फैब्रिक भी हम अपनी खुद बनवाते हैं जहां क्वालिटी हमारे कंट्रोल में रहे, और गारमेंट्स भी हम अपनी खुद ही बनवाते हैं जिसकी क्वालिटी अगेन हमारे कंट्रोल में रहे। जैसा कि अभी आपने बताया, फैब्रिक लेकर स्टिच करवाने से लेकर फैब्रिक लेकर स्टिच करवाने से लोगों का रुझान जनरली रेडी टू वेयर गारमेंट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको आप कैसे ले रही हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी रहा है आपके स्टार्टअप कंसेप्ट के पीछे? मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बुटीक्स रन करते हैं। उनका काम होता है फैब्रिक्स ले लेना और जो क्लाइंट का उनका ऑर्डर आता है उनको गारमेंट में कन्वर्ट करके लोकल दर्जियों के साथ वो दे देना। तो एक बार मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम फैब्रिक लेते हैं और लोकल टेलर से स्टिच करवा करके अपने कस्टमर को देते हैं तो हर बार उसके साइज़ में वेरिएशन है, उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि जैसे एक ब्रांड होता है जो हम लोग नॉर्मल कंज्यूमर्स की तरह एक ब्रांड डेवलप करते हैं, उस तरीका के एक ब्रांड अगर हम लोग B2B मार्केट के लिए डेवलप करें, जो हमारे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन लोगों को अगर वो चीज़ हम मार्केट करें तो उनको वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलेगी और इससे वो अपने बायर्स को बेटर तरीके से सेटिस्फाई करने पाएंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कब हुआ, कब लगा कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टिंग है जिसको फिल करने की ज़रूरत है? इसी दौरान जब हम रिसर्च कर रहे थे और जब हम मार्केट स्टडी कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बातें हो रही थी हमारी, तब हमें ये गैप नज़र आया कि ऐसे तो बहुत लोग हैं जो करते हैं, लेकिन B2B में डिज़ाइन से लेकर के फाइनल डिलीवरी तक एंड फैब्रिक भी, रॉ मटेरियल भी अपने यहाँ वन सिंगल रूफ में प्रोवाइड कर देना, इसमें एक बहुत बड़ा गैप है जिसको अगर हम एड्रेस करें तो वी कैन हैव अ गुड शो। आपका स्टार्टअप B2B एंड B2C में फंक्शन कर रहा है, किस प्रकार से हम जानना चाहेंगे? हमारा 2 मॉडल है, हम एक B2B करते हैं और एक B2C करते हैं। B2B मॉडल में ये है कि हमारे पास ऑप्शंस है 200 फैब्रिक का, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी फैब्रिक, और हमारे पास स्टाइल्स के ऑप्शन है, डिज़ाइंस के ऑप्शन है, 100 से प्लस डिज़ाइंस हैं। तो आप किसी भी फैब्रिक को किसी भी डिज़ाइन में कस्टमाइज़ करवा करके अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। ये हम B2B इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि B2B से एक तो हमारा अप्रोच बढ़ेगा, हम इसको अलग अलग शहरों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास लेकर के जा पाएंगे, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें हमें वॉल्यूम मिलेगा, हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, जिससे हमारी जो ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमने शुरू की है इसको हम चला पाएंगे। और भी लोग हैं जो सिमिलर बिजनेसेस में इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप इन सभी के बीच एक यूनिक रोल किस प्रकार से प्ले कर रहा है? हाईलाइन वीव्स जाना जाता है ना सिर्फ अपनी हाई क्वालिटी फैब्रिक्स और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन के लिए, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल हाईलाइन टच, जहां हम ट्रेडिशन और इनोवेशन दोनों को कंबाइन करते हैं। ट्रेडिशन
एज इन हमारे जो हैंडमेड हैंड वोवन फैब्रिक्स हैं और इनोवेशन जो हमारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेटेड मशीन्स के साथ जब वो हमारे गारमेंट में डेवलप होते हैं तो वो टॉप नॉच गारमेंट्स बन के निकलते हैं विच आर एट पार विद एनी टॉप ब्रांड। सो ट्रेडिशन और इनोवेशन को इस तरह से कंबाइन कर पाना और ये सारा सोल्यूशन फैब्रिक से लेकर के डिलीवरी तक का सोल्यूशन जो हम देते हैं, दिस इज़ व्हाट दूसरे कॉम्पिटिटर से हमें अलग बनाता है। कौन कौन सी स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं आपके स्टार्टअप बिजनेस के, और उसमें आप कॉटेज इंडस्ट्रीज से किस प्रकार से हेल्प ले पा रही हैं? हमारे सेगमेंट स्टार्टअप में अलग अलग सेगमेंट्स इस तरीके से हैं। एक तो सबसे पहले आता है फैब्रिक जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री में ही बनता है और उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स जो हम खुद करते हैं, एंड उसके बाद जो हम इसको गारमेंट में डालते हैं तो सबसे पहले होता है डिज़ाइन। एवरी डिज़ाइन इज़ अ कॉन्सेप्ट एट हाईलाइन जो हम अपने वेंडर अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करते हैं। उस डिज़ाइन का जब हम डेवलपमेंट कर लेते हैं उसके बाद उसका एक सैम्पल बनता है जो हमारे बायर के पास जाता है। जब वो सैम्पल अप्रूव हो जाता है फिर उसको हम प्रोडक्शन में डालते हैं एंड फिर थरो क्वालिटी चेक्स के बाद वो डिलीवरी होती है। फिलहाल में आपका स्टार्टअप किन किन जगहों पे ऑपरेंट है? हमारा स्टार्टअप अभी रांची की पतली गलियों से निकलकर इस देश में काफ़ी फैल चुका है। वी आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेट्रोज थ्रू आवर जो हमारे होलसेलर्स हैं या एम्पोरियम्स हैं जिनके वेरियस आउटलेट्स हैं, उनके ज़रिए हमारा ब्रांड हाईलाइन वीव्स काफ़ी जगहों पर पहुंच चुका है। आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में आप क्या क्या फॉलो करती हैं? सोशल मीडिया का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमारा वेबसाइट, फिर अमेज़ॉन या इस तरीके के मार्केट प्लेसेस जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। एग्जीबिशंस होते हैं इन अलग अलग जगहों पर। इन एग्जीबिशंस में बाहर से लोग आते हैं, बायर्स आते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को देखते हैं एंड उस पर बेस करके वो हमें अपना ऑर्डर देते हैं। आप लोगों के जैसे लोग जो इन स्टार्टअप्स को पुश करते हैं और हमें एक्सपोजर देते हैं, ये सब ज़रिया है जिससे हमें एक्सपोजर मिलता है। हैंडलूम इंडस्ट्रीज में किन किन तरीके की प्रॉब्लम्स जनरली लोग फेस करते हैं और आपका स्टार्टअप इन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से एड्रेस कर रहा है? हैंडलूम इंडस्ट्री रूरल और ट्राइबल रीजन्स में ज़्यादा चल रहा है इन झारखंड एंड बिहार। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि लैक ऑफ डिमांड की वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस इंडस्ट्री से दूर जाती जा रही है, वो इसमें और रहना नहीं चाह रही है, जिससे कि जैसा मैंने पहले भी कहा, दिस इंडस्ट्री इज़ एट द वर्ज ऑफ डाइंग डाउन। दूसरा प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल आसानी से मिल नहीं पाता है, मिलता है तो एक्सपेंसिव होता है जो वीवर के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि जो ये हैंडलूम इंडस्ट्री है ये ऐसे ऐसे रूरल जगहों पे लोकेटेड है जहाँ पे अगर बाहर से कोई बायर आए और वो चाहे कि वहाँ पर वो विज़िट कर ले तो वो विज़िट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऐसे वीवर्स को ना तो एप्रिसिएशन मिल पा रहा है ना विजिबिलिटी मिल पा रही है, तो इन्हें इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे लगे रहने का मन भी नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से एड्रेस कर पा रही हैं? तो हम इसमें ये एड्रेस कर पा रहे हैं कि हम जो रॉ मटेरियल है वो हम अपने वीवर्स को यार्न के रूप में खुद प्रोवाइड करते हैं, जिससे रॉ मटेरियल का जो बर्डन है उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन वो कम हो जाता है। दूसरा, अगर हम इन फैब्रिक्स को प्रमोट कर रहे हैं तो एक कंसिस्टेंट ऑर्डर हमारा उनके पास में रहता है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डर एक एश्योरेंस है कि मेरे को ये पैसा मिलेगा, जिससे वो उस काम में लगे हुए रहते हैं। मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि हैंडलूम इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग है, तो इसको आप किस प्रकार से रिवाइवल दे रही हैं अपने स्टार्टअप के माध्यम से? हम इस हैंडलूम फैब्रिक से ऐसे गारमेंट्स वीव कर रहे हैं विच आर इन लाइन विद द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स। तो ऐसे मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम अपने गारमेंट्स को डेवलप करते हैं तो हमारे कंज्यूमर्स इन कपड़ों को पहनना चाहते हैं, और एक बार जब वो इन कपड़ों को यूज़ करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि हैंडलूम का कपड़ा इम्परफेक्शन में जो इसकी ब्यूटी है, इट इज़ सो परफेक्ट, एवरी पीस इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, और ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा लगता है ये पहनकर। तो वो एक क्रेज़ बनाना, एक लोगों के बीच में वो एक डिमांड बनाना, और जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फैब्रिक की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, और जब फैब्रिक की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो नेचुरली ये कॉटेज इंडस्ट्रीज उससे बेनिफिट करेंगी। हाईलाइन वीव्स की यूएसपी या यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? हाईलाइन वीव्स की सबसे पहली यूएसपी है हमारी फैब्रिक, जो हम खुद बनाते हैं, उसको खुद फिनिश करते हैं। उसके अलावा हमारा लो मिनिमम क्वांटिटीज़ विच इज़ वेरी लो, 50 पीसेस का हमारा मिनिमम क्वांटिटी होता है, जो दूसरे
इस्टेब्लिश्ड इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं उसके बनिस्बत काफ़ी कम है। हमारा टर्न अराउंड टाइम, जैसे हम टैट कहते हैं, वो काफ़ी फास्ट है, फ्रॉम डिज़ाइन एंड कॉन्सेप्ट टू रियलिटी इन 21 डेज। एंड इसमें जो हमारा क्वालिटी है विच इज़ वेरी गुड। किस प्रकार से फ्रॉम डिज़ाइन टू क्वालिटी एंड फिनिश प्रोडक्ट इन 21 डेज, किस प्रकार से ये आप कर पा रही हैं? हमारे पास एक टीम है जो हर एक स्टेप पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करती है एंड दे वर्क थरली। एक कोहेसिव टीम है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरीके से वर्क करती है। एक टीम है जो कपड़े को काटते हैं, एक दूसरी टीम है जो कपड़ों को स्टिच करते हैं, एक अलग टीम है जो इन कपड़ों को फिनिश करते हैं। और इस तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं। आपकी स्टार्टअप के जो अलग अलग विंग्स हैं जिसकी मदद से आपका स्टार्टअप स्मूथ फंक्शन हो पा रहा है, उन अलग अलग विंग्स में आप किस प्रकार से सिनर्जी या इंटीग्रेशन स्थापित कर पा रही हैं? इतने बड़े यूनिट में इंटीग्रेशन स्थापित कर पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है एट टाइम्स, लेकिन और वो भी इतना फास्ट टर्नओवर के इतना फास्ट टर्नओवर के साथ डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है। लेकिन हम अपनी टीम के साथ वी फंक्शन एज अ टीम एंड बार बार हम उन्हें ये बताते हैं कि हम लोगों को एक इकट्ठे एक यूनिट की तरह वर्क करना है, एक साथ मिल के वर्क करना है। एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है, एचआर उनकी वैसी होती है, तो सारे मिलकर जब इकट्ठे काम करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आते हैं। मतलब किस प्रकार से जो अलग अलग विंग्स हैं आपके, कौन कौन से विंग्स हैं और उन सभी विंग्स में एक इंटीग्रेशन स्थापित करना किस प्रकार से आपके एंड से ये हो पा रहा है? जब हमारा फैब्रिक बनाने वाला विंग है वो फैब्रिक बनाता है, वो फैब्रिक बना करके जब हमारे पास आता है फैब्रिक इन आवर स्टिचिंग यूनिट, वहाँ पर फिर वो कट होता है एक जगह। कट होने के बाद वो चला जाता है स्टिचिंग पार्ट में, जहाँ पर हमारे जो आर्टिजन्स हैं वो उसको स्टिच करते हैं। फिर वो चला जाता है इन द फिनिशिंग एंड डिलीवरी पार्ट, जहाँ पे वो डिलीवर होता है। ओके मैम, इनिशियली आपने क्या कुछ चैलेंजेस फेस करे इस चीज़ को स्टैब्लिश करने से पहले या फिलहाल में आप कर रही हो? इसको स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं था। कहते हैं स्टार्टअप देखने में तो बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप में आप सबसे पहले पहुंचते हो, सबसे देर से निकलते हो, यू आर द लास्ट वन टू बी पेड। अगर क्रेडिट मिला तो सबका, अगर ब्लेम मिला तो खाली आपका। तो हर स्टार्टअप की ये कहानी होती है। जो चैलेंजेस हमने फेस की, सबसे पहले चैलेंज आया था रेवेन्यू का, कि रॉ मटेरियल जमा करके वीवर्स को देना था। उनसे जब वो फैब्रिक बन के आया तो वो फैब्रिक के लिए एक डिमांड क्रिएट करना मार्केट में, क्योंकि दिस वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इन फैब्रिक्स के कपड़े अब बाज़ार में इतने रेडली अवेलेबल नहीं थे, तो जिस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे थे उस सेगमेंट में इस तरीके के कपड़ों का एक बेस बनाना, एक टेस्ट डेवलप करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो हमने एग्जीबिशंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू डेवलप किया और अभी भी कर ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को करते करते चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। ये इनिशियल लेवल में आपने चैलेंजेस फेस ये इनिशियल लेवल में हमने चैलेंजेस फेस तो क्या कुछ चैलेंजेस आप अभी फिलहाल भी फेस कर रही हैं? अभी फ़िलहाल चैलेंजेस हमारे ये आ रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें ऑर्डर तो दे देता है, लेकिन मार्केट अभी भी जिस तरीके की कंडीशन में है, वो ऑर्डर बहुत बार वो वापस लेने में उन्हें टाइम लगता है, जिससे हमारे पास वो स्टॉक काफ़ी पड़ा रह जाता है, जिसको हमें यूज़ करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस या डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इन चैलेंजेस को ओवर करने के लिए किस प्रकार से आप काम कर रही हैं? डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम अपना बायर का नेटवर्क बेस बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम अलग अलग जगहों पर अपने एग्जीबिशंस के थ्रू, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन चीज़ को एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, और जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतने लोग बेनिफिट होंगे और हम भी बेनिफिट होंगे। मैम, आपके टारगेट ऑडियंस कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है व्हाइल डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़? हमारा जो मेन क्लाइंटेल है, सिंस वी वर्क ऑन अ B2B फॉर्मेट, हमारे मेन क्लाइंट्स होते हैं रेडीमेड गारमेंट स्टोर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्पोरियम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑडियंसेस भी रहते हैं ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट, ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी? हमारे पास हर रेंज के, हर लेवल के कपड़े बनते हैं, तो जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से उन कपड़ों को बनवा लेते हैं। कपड़े की रिक्वायरमेंट तो सबको होती है और हम मैन एंड लेडीज़ वेयर दोनों बनाते हैं, इसलिए जो भी कपड़ा बनाता है या कपड़े में डील करता है वो हमारा टारगेट क्लाइंट है। मैम, हर एज ग्रुप के लोगों का रुझान इस तरह की इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल्स पे बना रहे, इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं?
जितना हम प्रमोट करेंगे हैंड वोवन टेक्सटाइल्स, जितना हम बताएंगे हैंड वोवन टेक्सटाइल्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, किस तरीके से वो एक डाइंग कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, किस तरीके से वो एक जो अपना कल्चर है उसको दिखा रही है, एंड इट इज़ सो कंफर्टेबल, इतना आरामदेह है। एक नेचुरल फैब्रिक का जो एक ब्यूटी है वो कितना आरामदेह है, जितना लोगों को पता चलेगा उस हिसाब से वो मार्केट हमारा डेवलप होता चला जाएगा। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? जब हमने शुरू किया था तब तो हमने अपना ही फंड से लगा करके शुरू किया था, लेकिन इस स्टार्टअप में भी गवर्नमेंट का सब्सिडी और गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत रहता है। किस प्रकार से मैम? जो हम वर्कर्स हायर करते हैं जो कपड़े सिलने के लिए, उनको अगर हम स्किल करते हैं, स्किल ट्रेनिंग देते हैं, तो वो ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। अगर हम उनको स्टिच करवाते हैं कपड़े उनसे, तो हर वर्कर के पीछे गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है। इसी क्रम में हम अभी अपना एक्सपैंड करने वाले हैं, और जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये रेवेन्यू जनरेशन और मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट हमें और मिलेगा। मतलब जो आप कारीगर्स हायर करते हैं या जो मशीन्स खरीदते हैं उन सभी पे आपको सब्सिडी मिलती है। मैम, फिलहाल में कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक अर्निंग मिल पा रही है? चूँकि हमारा स्टार्टअप 2 सेक्टर में वर्क करता है, एक फैब्रिक बनवाने का सेक्टर है और एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। फैब्रिक बनवाने का जो सेक्टर है हमारा, ये विलेजेस में, गाँव में होता है, जो क्लस्टर्स में फैब्रिक्स बनते हैं। तो जब हम फैब्रिक बनाने के लिए देते हैं, एक मास्टर वीवर होते हैं जो क्लस्टर्स में अलग अलग विलेजेस में जा कर के इन फैब्रिक्स को या इन ऑर्डर को पूरा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो क्लस्टर्स में वीव होते हैं, हर क्लस्टर में अराउंड 40 to 50 लोग होते हैं, और ऐसे 4 से 5 क्लस्टर्स हैं जहाँ हमारा ये काम होता है। अंदर में क्लस्टर्स होते हैं। हाँ, तो हमारा ये 4 से 5 ऐसा क्लस्टर्स है जहाँ पर ये फैब्रिक हमारा बनता है। मतलब कुल मिलाकर कितने लोग हो गए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनको आपने रोजगार से जोड़े रखा है? तो करीब 200 से 300 वीवर्स हैं हमारे जो ये फैब्रिक्स बना रहे हैं। और चूंकि ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है वो बहुत लेबर इंटेंसिव यूनिट होती है। एक कारीगर जो एक कपड़ा स्टिच करता है, उसके साथ एक फिनिशर होता है जो फिनिश करता है, एक आयरनिंग का बंदा होता है जो सिर्फ आयरन करता है, पैकेजिंग के लोग होते हैं सिर्फ पैकेजिंग करते हैं। इट इज़ अ हाईली लेबर इंटेंसिव यूनिट। तो अराउंड 40 to 50 पीपल मेरे यहाँ इस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जुड़े हुए मतलब हैं। 200-300 के अलावा 40 to 50 लोग आपके यहाँ जुड़े हुए हैं परमानेंट बेस में। हाँ, मैम, इन सभी लोगों के साथ आपका रेवेन्यू किस प्रकार से शेयर होता है? जो हमारे फैब्रिक्स बनाते हैं, चूंकि हम रॉ मटेरियल खुद प्रोवाइड करते हैं, तो उनके जो वीविंग चार्जेस होते हैं हम उन्हें वो देते हैं। और ये बाकी के जितने हमारे लोग हैं, दे आर ऑन मंथली सैलरी बेसिस। जो क्लस्टर के लोग हैं जो कपड़े बनाते हैं, वो वीव करते हैं जो कपड़े, उनको वीविंग चार्जेस मिलता है। और जो हमारे साथ कारीगर एसोसिएटेड हैं जो कपड़े स्टिच करते हैं, दे आर ऑन मंथली बेसिस। मैम, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अक्सर हम सुनते हैं कि काफ़ी सारे लाभ होते हैं, योजनाएं होती हैं। तो बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, क्या कुछ लाभ या योजना का जो भी बेनिफिट है आपको अभी तक मिल पाया है? ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं। एमएसएमई के अंदर हमारा फर्म रजिस्टर्ड है, तो इसमें विदाउट कोलैटरल हमें मिलता है लोन, जिसके लिए मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। लेकिन आगे जब हम एक्सपैंड करने जाएंगे तो इस दिशा में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अप्लाई करूं और वो लोन लूं, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है आपके स्टार्टअप को लेकर? आप अपने स्टार्टअप को अगले 5 से 10 सालों में कहाँ खड़ा देख रही हैं? किस किस इंडस्ट्री या लेवल पे सर्व करते हुए देख पा रही हैं? वेल, दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं देखूं तो जो मेरा विज़न है कि झारखंड या बिहार या ऐसे लोग जो हैंड वोवन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको मैं दूर दूर तक, देश और विदेश तक लेकर के जाऊं। और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। मैं ये चाह रही हूँ जिस तरीके से लोगों में ये अवेयरनेस फैल रहा है, अगर ये अवेयरनेस फैल गया तो ये कॉटेज इंडस्ट्री तो डेफिनेटली जो अब लग रहा है कि 5 से 10 सालों में डाई आउट हो जाएगी, उसे तो अगर हम प्रिजर्व करना चाहेंगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे प्रिजर्व कर लूँ और इसको मैं दूर दूर तक लेके जाऊँ, अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक हाईलाइन वीव्स के कपड़ों को पहुँचा पाऊँ। इसके लिए आपके क्या प्रयास हो रहे हैं मैम? इसके लिए हम एक्सपेंशन में जाना चाह रहे हैं। अगले 4 से 5 महीनों में हम अपना जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको हम बढ़ाने की वो कोशिश चल रही है, जहाँ पर हम और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो जब अगर गारमेंट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली फैब्रिक का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जिससे हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को भी अपलिफ्टमेंट मिलेगा। फिलहाल में आपका ये स्टार्टअप क्या पैन इंडिया ऑपरेंट है या कुछ कुछ जगहों पे ऑपरेंट है?
अभी कुछ कुछ जगहों पर ही ऑपरेंट है, बट शीघ्र ही हम इसे पैन इंडिया कौन-कौन सी करने जगहों वाले पे, हैं। मैम? हम लोग बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, इन प्लेसेस लाइक शिलोंग और रांची, झारखंड में धनबाद, बोकारो, इन सब जगहों पर हम काम कर रहे तो हैं। इन सभी जगहों पे क्या आपने अलग-अलग अपने कुछ ऑफिसेज या विंग्स खोल रखे हैं, या किस प्रकार से आप ऑनलाइन ही डिजिटली ऑपरेट कर रही हैं सभी ऑनलाइन जगहों पे? डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं हम। वी आर वर्किंग ऑन अ B2B फॉर्मेट, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा। तो business to हमारे business। यहाँ लोग हैं जो इन सब जगहों पर हैं, जो मेरे कपड़े लेके जाते हैं और उन कपड़ों को वो अपने प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं। मैम, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन यदि किसी भी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जेन्युइन आइडिया के साथ एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए दो सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक तो होती है ड्रीम बिग, आप अपने गोल पे फोकस करो। इफ़ यू फोकस ऑन द गोल यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स, और अगर आप ऑब्स्टिकल पर ही फोकस करोगे तो आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी बड़ी चीज़ है अपने आप में बिलीफ रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, क्योंकि साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।